मेरा नाम तपस्या है। अब मेरी उम्र 22 साल है, लेकिन जिस समय मेरे साथ वो हादसा हुआ था उस समय मेरी उम्र 16 साल थी। मैं एक ऐसी लड़की थी जो छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग पर सवार कर लिया करती थी। अगर कोई मेरे साथ भेदभाव करता था तो वो मेरे दिल को लगता था। न जाने क्यों मैं अपने आप में ही बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। बचपन से ही मेरे माता पिता ने मेरे साथ बहुत भेदभाव किया था। उनके ऐसे व्यवहार ने मेरे दिल को चूर चूर कर दिया था। मैं अपने माता पिता से प्यार की तमन्ना रखती थी। मैं ही क्या, हर बच्चा यही चाहता है कि उसके माता पिता उसे खूब प्यार दें, उस पर खूब ध्यान दें, उसकी छोटी से छोटी ख्वाहिशों को पूरा किया जाए। मगर शायद मेरे माता पिता ऐसे नहीं थे। हम 3 बहनें थीं और हमारा एक ही भाई था। मेरे पापा सरकारी दफ्तर में नौकरी किया करते थे। वो वहाँ के सरकारी कर्मचारी थे। मेरे पापा बिहेवियर के बहुत स्ट्रिक्ट थे। अनुशासन के मुताबिक चलना, डिसिप्लिन से रहना, छोटे बड़ों की इज्जत करना, ये सारी बातें मेरे पापा को बहुत पसंद थी। मेरी मम्मी ने हम सब भाई बहनों को अच्छे संस्कार दिए थे। ऐसा नहीं था कि मुझे अच्छे संस्कार नहीं दिए गए थे। मेरी माँ मुझे भी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अच्छी बुरी बात के बीच का फर्क बताया करती थी। कभी भी उन्होंने मुझे प्यार से नहीं समझाया था। अगर कभी वो मुझे प्यार से समझाती तो शायद मेरी समझ में आ जाता। हर गलती मैं दोबारा कर दिया करती थी तो वो मेरी पिटाई लगाया करती थी। बस यही बात मुझे बहुत बुरी लगती थी। मुझसे बड़ी मेरी दोनों बहनें मम्मी पापा की आज्ञा का हमेशा पालन करती थी। वो दोनों ज्यादातर घर में ही रहती थी। अपना ध्यान ज्यादातर पढ़ाई में लगाए रखती थी। हर बार उनके अच्छे मार्क्स आते थे। माँ बाप का कहना मानना, उनकी आज्ञा का पालन करना ही उनका कर्तव्य था, जबकि मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे पढ़ाई करने का कोई शौक नहीं था, मगर मेरे माता पिता जबरदस्ती मुझे स्कूल भेजते थे। मैं चाहती थी कि मैं अपने बचपन को खुलकर जीऊं। मैं आजादी की जिंदगी गुजारने वाली लड़की थी। मैं हमेशा यही चाहती थी कि मेरी किसी भी बात में रोक टोक ना की जाए। मैं जो चाहूं अपनी मर्जी के मुताबिक करूं, अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनूं, अपनी मर्जी के मुताबिक घर से निकलूं, अपनी मर्जी के मुताबिक ही अपनी जिंदगी का हर फैसला लूं। मगर मेरे माता पिता मेरे हर काम में रोक टोक करते थे। वो चाहते थे कि मैं अपने बाकी भाई बहनों की तरह उनकी मर्जी के मुताबिक हर काम करूं, मगर मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। जब मेरी बड़ी दोनों बहनों के अच्छे मार्क्स आते थे तो वो लोग उनकी बहुत तारीफ करते थे। मैं पढ़ाई में अंगूठा छाप थी, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आते थे। कुछ मैं पढ़ना नहीं चाहती थी और कुछ मेरे माता पिता ने मेरे बहन भाई की काबिलियत की तारीफें कर करके मेरा ध्यान पढ़ाई से हटा दिया था। क्योंकि जब मेरी बहनों का अच्छा रिजल्ट आता था तो मम्मी पापा उनको बहुत प्यार करते थे, उनको गिफ्ट्स लाकर देते थे, उनकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करते थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छी थी और उनका हर तरह से कहना मानती थी। बड़ों का आदर करना भी वो लोग अच्छे से जानती थी। लेकिन अगर मुझसे कोई बदतमीजी से बात करता था तो मैं उसको पलटकर जवाब दे दिया करती थी। मेरी अपने क्लास के बच्चों के साथ भी ज्यादा नहीं बनती थी। कुछ लड़कियां ऐसी थी जो मुझे बहुत तंग करती थी। मैं उनसे लड़ने के साथ साथ कई बार उनके साथ कोई न कोई ऐसा हादसा कर देती थी जिस वजह से मेरी शिकायत मेरे घर तक पहुंच जाती थी। मेरे पेरेंट्स को फोन करके मेरी शिकायत लगा दी जाती थी। हर महीने में 1 या 2 बार मेरे पेरेंट्स को स्कूल जरूर बुलाया जाता था और उनसे मेरी ढेर सारी शिकायतें की जाती थी। एक बार तो मैंने अपने ही क्लास की एक लड़की के सर पर लकड़ी का डस्टर फेंक कर मार दिया था। वो लड़की कई बार मेरे क्लास बंक करने पर टीचर से मेरी शिकायत कर चुकी थी, जबकि वो खुद भी क्लास बंक करती थी। उसने मेरी शिकायत करके बहुत बड़ी गलती की थी। उसकी वजह से मुझे टीचर से बहुत डांट पड़ी थी। मैंने अपना बदला लेने के लिए उसके सर पर लकड़ी का डस्टर फेंक कर मार दिया तो उसके सर से ढेर सारा खून बहने लगा और इस पर उसके पेरेंट्स भी आ गए थे। उन्होंने स्कूल में आकर बहुत बुरा हंगामा किया था और फिर प्रिंसिपल ने मेरे पेरेंट्स को मेरी शिकायत करने के लिए बुलाया था। इस बार प्रिंसिपल ने फैसला कर लिया था कि वो मुझे स्कूल से निकाल कर ही रहेंगे, क्योंकि मेरी वजह से उनके स्कूल में काफी सारे ऐसे हादसे हो चुके थे जिससे वो लोग बहुत डिस्टर्ब हो रहे थे। उस दिन जब मेरे पेरेंट्स स्कूल गए तो मुझे बहुत डांट पड़ी थी। मैं जब घर आई तो पापा ने मुझ पर भी हाथ उठाया था। पापा कहने लगे कि अगर उस लड़की को कुछ हो जाता तो शायद तुम जेल पहुंच सकती थी। पापा ने मम्मी से कहा था कि तुम्हारी ये बेटी किसी काबिल नहीं है। वो मेरे ही सामने मेरी दोनों बहनों की बहुत तारीफ कर रहे थे और मुझसे ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। मैं चाहती थी कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करना चाहती तो मेरे साथ किसी भी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं की जाए, मगर मेरे पेरेंट्स तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ चुके थे।
जिसकी वजह से मुझसे ऐसे हादसे हो जाते थे। फिलहाल वो केस तो जैसे तैसे निपट गया था। बड़ी मुश्किल से मैं हाई स्कूल तक पहुंची थी। 2 बार मैं फेल भी हो चुकी थी। मेरा मानना था कि अगर बच्चा किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है तो उसे जबरदस्ती वही काम करने के लिए फोर्स ना किया जाए, क्योंकि कोई भी काम लगन और मेहनत के साथ होता है। मुझे ना तो इस पढ़ाई में कोई लगन थी और ना ही मैं पढ़ाई करने में कोई मेहनत करना चाहती थी। मेरा शौक सिर्फ यही था कि मैं अपनी जिंदगी को आजादी से जीऊं। कभी कभी तो मेरी बहनें भी अपने आप पर बहुत घमंड करती थीं और मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती थीं। मैं उनकी सारी बातों को खामोशी से बर्दाश्त करती थी। स्कूल वाले मैटर के बाद मेरा स्कूल जाना तो बंद कर दिया गया था, मगर पापा ने घर पे ही ट्यूटर लगा दिया था। वो ट्यूटर बहुत सख्त है। मैं इनसे ट्यूशन नहीं पढ़ना चाहती थी, लेकिन पापा ने कहा था कि अगर तुमने इनसे ट्यूशन नहीं पढ़ा तो तुम्हारा खाना पीना भी बंद कर दिया जाएगा। मैं अब क्या कर सकती थी, मुझे ट्यूशन ही पढ़ना था, क्योंकि स्कूल से तो मेरा नाम कट चुका था। ट्यूटर ने घर में आना शुरू कर दिया था। ट्यूटर बिहेवियर में बिल्कुल मेरे पापा की तरह थे। मुझे छोटी छोटी बात पर टोका करते थे। मैं बड़ी मुश्किल से उन्हें बर्दाश्त कर रही थी। मेरा बर्थडे आने वाला था और मेरी बर्थडे के 15 दिन बाद ही मेरी बड़ी बहन का बर्थडे था। मैंने मम्मी से कहा हुआ था कि आप लोग मेरे बर्थडे को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना। मम्मी कहती थी कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा किया जाए। तुम्हारे पापा कभी भी तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि तुम हमेशा अपने पापा को गुस्सा दिलाती रहती हो। तुम जानती हो कि तुम्हारे पापा तुम्हारी दोनों बहनों से और तुम्हारे भाई से कितना प्यार करते हैं, क्योंकि वो तीनों ही अपने मम्मी पापा का कहना मानते हैं, हमेशा पढ़ाई में सबसे आगे होते हैं। तुम्हारे पापा को तुमसे जितनी उम्मीदें हैं तुम उसके मुताबिक बिल्कुल जीरो हो। क्या तुमसे किसी अच्छे की उम्मीद लगाई जा सकती है? इसलिए तुम भी ये उम्मीद मत लगाओ कि तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाएगा। मैंने कहा मम्मी, लेकिन दीदी का बर्थडे के लिए तो पापा अभी से ही तैयारी शुरू कर रहे हैं। मम्मी कहने लगी, तो वो इस काबिल है कि तुम्हारे पापा जिससे खुश रहते हैं वो उसी के लिए सब कुछ करेंगे। मुझे मम्मी की इस बात पर बहुत गुस्सा आया था। जिस दिन मेरा बर्थडे था मुझे किसी ने विश भी नहीं किया था, जबकि 15 दिन बाद जब मेरी बड़ी बहन का बर्थडे आया तो पापा ने उसका बर्थडे खूब धूमधाम से मनाया था। बर्थडे में उसे मोबाइल और स्कूटी भी गिफ्ट की थी, जबकि मुझे तो किसी ने ढंग से विश तक नहीं किया था। ना ही उस दिन मेरी पसंद का खाना बनाया गया था। मुझे उस दिन अपनी जिंदगी सबसे बुरी लग रही थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे इस घर में मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। मुझे मेरे घर वाले जितना बुरा समझते थे, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। मैं अगर पढ़ाई लिखाई में परफेक्ट नहीं थी तो क्या हुआ? 16 साल की उम्र में मेरा दिमाग इतना तेज चलता था कि मैं बहुत अच्छी सिलाई करना जानती थी। मेरा शुरू से ही सपना था कि मैं एक बड़ी फैशन डिजाइनर बनूं। मेरे तैयार की गई ड्रेस को वैल्यू दी जाए, जिससे मेरा नाम हो, मैं खूब दौलत और शोहरत कमाऊं। मगर मेरे घर वाले कहते थे कि बिना पढ़े लिखे तुम कुछ नहीं कर सकती। जरूरी तो नहीं कि इंसान जब तक शिक्षा हासिल नहीं करता तब तक उसे कामयाबी नहीं मिलती। इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अंगूठा छाप होते हुए भी कामयाबी की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। मुझे इस घर में ना तो कोई प्यार करने वाला था और ना ही कोई सपोर्ट करने वाला था। मैं अपने घर में रहते अपने माता पिता का प्यार नहीं पा सकी थी। मैं देखती थी कि अगर मेरे पापा मार्केट से कुछ खाने को लेकर आते हैं तो वो मुझे नहीं दिया जाता, मेरे बाकी के 3 बहन भाइयों को दिया जाता है। मैं देखती थी कि मम्मी अगर रात को सबके लिए दूध ग्लास में लेकर आती हैं तो मेरे लिए दूध कप में लेकर आती थी। कहती थी कि वैसे भी तुम्हें जुबान चलाने के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं आता, तुम ज्यादा दूध पीकर क्या करोगी, तुम्हें थोड़ी ना अपने दिमाग को कहीं और इस्तेमाल करना है। अपने घर का ऐसा भेदभाव भरा माहौल देखकर मुझे इस घर में घुटन महसूस होती थी। जो ट्यूटर मुझे पढ़ाने के लिए आते थे वो बार बार मेरे पापा से मेरी शिकायत किया करते थे कि आपकी बेटी से कुछ भी नहीं आता, आखिर किस तरह से ये हाई स्कूल तक पहुंच गई। मुझे तो लगता है कि जरूर ये चीटिंग कर करके ही पास हुई होगी। उन्होंने पापा से मेरी बहुत सारी शिकायतें लगाई थी, क्योंकि उन्होंने जो मुझे याद करने के लिए दिया था ना तो मैंने याद किया था और ना ही मैं उनकी सिखाई गई बातों पर ध्यान दिया करती थी। उस दिन ट्यूटर तो मेरी शिकायत करके चले गए थे, मगर मेरी मम्मी और पापा ने मुझे इतना जलील किया था कि मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी। मुझे अपनी जिंदगी से नफरत महसूस होने लगी थी। मैंने इस बात को अपने दिमाग पर सवार कर लिया था और अपने दिल से लगा लिया था। मुझे ना जाने क्यों अपनी मम्मी पापा बुरे लगने लगे थे। मुझे अपने पूरे परिवार से उस समय बहुत नफरत महसूस हो रही थी और मैं रोने लगी थी। मैंने रोते हुए उन लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों की बेटी ही नहीं हूँ, तभी तो आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो।
मेरी इस बात पर पापा ने मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था और कहा था कि तुम जैसी बदतमीज लड़की कभी नहीं सुधर सकती। तुमसे बदतमीजी करने के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं आता। तुम्हारी वजह से हमें लोगों के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। न जाने बड़े होने के बाद तुमसे कोई शादी भी करेगा या नहीं। तुम ना जाने क्यों हमारे परिवार में पैदा हो गई हो। तुम्हारे तो जन्म के बाद ही हमें तुम्हारा गला दबाकर मार देना चाहिए था। अपने पापा की ऐसी बातों को मैंने इतनी बुरी तरह से दिल से लगा लिया था कि मैं पागलों जैसी हरकतें करने लगी थी और उस समय रोते रोते मैं घर से बाहर निकल आई थी। मेरे पापा को लगा था कि मैं पड़ोस वाले घर में जाकर बैठ जाऊंगी, मगर मैं पड़ोस वाले घर में नहीं आई थी, जबकि अपने सदमे को लेकर मैं अपनी मासी के घर जाने के लिए निकल आई थी। मुझे रास्तों के बारे में ज्यादा तो नहीं पता था, मगर जिस जगह उनका घर था मैं उस जगह को जानती थी। मैं अपने मासी के घर इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि एक मासी ही ऐसी इंसान थी जो मुझे बहुत प्यार करती थी। जब वो हमारे घर पर आया करती थी तो मेरे मम्मी पापा को समझाती थी कि तपस्या से भी प्यार किया करो। अगर तपस्या पढ़ाई में आगे नहीं है तो क्या हुआ, वो बहुत समझदार है, उससे कितनी अच्छी सिलाई आती है, ये उसके अंदर टैलेंट है। आप लोगों को उसके इस टैलेंट को सराहना चाहिए। वो मेरी फीलिंग्स को अच्छी तरह से समझती थी, इसलिए मैं उनके पास जाना चाहती थी। मैं अपने घर से निकलकर रोड पर आ गई थी, लेकिन आने से पहले मैंने अपनी मम्मी के पर्स से 5,000 रुपए निकाल लिए थे। मुझे तो मेरे मम्मी पापा पॉकेट मनी भी नहीं दिया करते थे। मासी के घर जाने के लिए मुझे पैसों की जरूरत होती, इसलिए मैंने मम्मी के पर्स से पैसे निकाले थे। उस समय शाम के 6 बज चुके थे। दिन धीरे धीरे ढलने लगा था। मैं आज से पहले कभी भी इस समय पर अकेली घर से बाहर नहीं निकली थी। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं सड़कों पर टहल रही थी। मुझे कुछ भी करके अपनी मासी के घर जाना था। उनके घर जाने के लिए मुझे ऑटो करना था, क्योंकि उनका घर हमारे घर से आधे घंटे की दूरी पर था। मुझे कोई ऑटो नजर नहीं आ रहा था। मैं हाथ हिला हिलाकर ऑटो रोक रही थी, मगर कोई भी ऑटो नहीं रुक रहा था। मैंने अपने मामूली से कपड़े पहने हुए थे और मेरे हाथ में पैसों वाला पर्स था। इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं था। मोबाइल मुझे किसी ने दिया नहीं था, इसलिए मुझसे कोई कांटेक्ट भी नहीं कर सकता था। मैंने सोच लिया था कि मासी के घर जाने के बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए उन्हीं के पास रहूंगी, कभी वापस अपने घर नहीं आऊंगी। मैं काफी देर तक चौराहे पर खड़ी रही थी, जब अचानक मुझे एक ऑटो आता हुआ नजर आया। मैंने जब ऑटो वाले भैया को आवाज लगाई तो वो मेरी आवाज लगाने पर रुक गए थे और मुझसे कहने लगे कि बताओ बेटा, कहाँ जाना है तुम्हें। ऑटो वाले की उम्र लगभग 30 साल होगी। शायद वो मुझे अकेला देखकर रुक गया था। मैंने उसे बताया कि मुझे हरदोई के नगर पालिका वाले रास्ते पर ही जाना है। वो ऑटो वाला मेरी बात सुनकर एक अजीब सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाने लगा था। उसने मुझे अपने ऑटो में बैठने के लिए कहा। मैं उसके ऑटो में बैठ तो गई थी, बस मुझे इतना पता था कि मुझे वहां पहुंचने के बाद मुझे मासी को सब कुछ बता देना है। मैं ऑटो में बैठी हुई थी। मेरे अलावा ऑटो में कोई दूसरी सवारी नहीं थी। अपने माता पिता की इस तरह के भेदभाव ने मेरे दिमाग को आउट कर दिया था। मैं मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। मुझे अच्छे बुरे की समझ नहीं थी, बस जिस तरह से वक्त गुजर रहा था मैं गुजार रही थी। मैं ये भी नहीं जानती थी कि मैं अकेले इस समय घर से निकल तो आई हूँ, इसका मुझे कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा, मुझे कुछ भी नहीं पता था। बस मेरे दिमाग में तो यही था कि मुझे अपने पेरेंट्स से दूर होना है। मेरा दिमाग सोचने समझने के काबिल नहीं रहा था। मुझे अच्छी बुरी बात का अंदाजा नहीं हो रहा था। जिस समय से मेरे पापा ने मुझ पर हाथ उठाया था और मुझे खूब डांटा था, उल्टी सीधी बातें सुनाई थी, मैं उसी समय से पागलों जैसी हरकतें करने लगी थी। बस बार बार अपने मुंह से यही बात निकाल रही थी कि मैं इस घर में वापस कभी लौटकर नहीं आऊंगी। ये लोग मुझे प्यार नहीं करते, मुझे तो सिर्फ मेरी मासी प्यार करती है, मैं उनके पास ही रहूंगी। मैं ऑटो में भी यही सब बड़बड़ा रही थी जब वो ऑटो वाला मुझे फ्रंट पर लगे शीशे से देख रहा था। उसकी मुझ पर गंदी नजर थी, लेकिन मैंने इस बात का अंदाजा ही नहीं लगाया कि वो मुझे किस नजर से देख रहा है। मैं तो बस अपनी ही धुन में मगन थी। बस किसी भी तरह मुझे मासी के घर पहुंचना था। मैं ये भी नहीं जानती थी कि वो मुझे किस रास्ते पर लेकर चल रहा था। ये रास्ता ठीक भी था या नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं जब भी हरदोई अपनी मासी के घर आती थी, अपने पूरे परिवार के साथ ही आती थी। आज पहली बार ऐसा हुआ था जब मैं अकेली घर से निकली थी। ऑटो चल रहा था। मुझे जब अपने पापा की कही हुई बातें याद आने लगती तो मैं रोना शुरू कर देती थी और बड़बड़ाने लग जाती थी। बस यही सब सोचते सोचते ऑटो में बैठे हुए मेरी आंख लग गई थी और मैं सो गई थी। न जाने वो ऑटो वाला मुझे कहां कहां लेकर गया। जब अचानक झटके से ऑटो रुका और मेरी नींद टूटी थी।
मैंने ऑटो वाले से कहा कि भैया क्या हम लोग मासी के घर पहुंच गए? तो वो कहने लगा कि अभी तुम्हारी मासी का घर नहीं आया, अभी घर आने में थोड़ा समय लगेगा। मैंने कहा भैया क्या आपके पास पानी है? मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। तो वो कहने लगा कि हाँ बिल्कुल मेरे पास पानी है, रुको मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लेकर आता हूँ। वो ऑटो वाला न जाने कहाँ चला गया था। मैं सोच रही थी कि मैं जब अपनी फैमिली के साथ मासी के घर के लिए निकलती थी तो हम बहुत जल्दी पहुंच जाते थे, हमें ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का समय लगता था, लेकिन आज मुझे मासी के घर पहुंचने में कुछ ज्यादा ही समय लग रहा है। मुझे ऑटो वाले का इंतजार करते हुए लगभग 20 मिनट गुजर गए थे। प्यास से मेरा गला सूख रहा था, बहुत तेज प्यास लग रही थी। पता नहीं ऑटो वाले भैया पानी कहाँ से लेने चले गए थे। मैं अभी यही सब कुछ सोच रही थी कि अचानक ऑटो वाला आ गया और उसने मुझे पानी की बोतल दी। मुझे इतनी तेज प्यास लग रही थी कि मैंने झट से पूरी बोतल मुंह से लगा ली और उसे खाली कर दिया था। मैंने कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हो, मेरी प्यास बुझ गई है, लेकिन काफी रात हो गई है, आप जल्दी से मुझे मेरी मासी के घर पहुंचा दो। मैं अपनी मासी के घर जाना चाहती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ ऑटो में बैठे बैठे। तो वो कहने लगा कि हाँ तुम फिक्र मत करो, हम जल्दी ही तुम्हारी मासी के घर पहुंचने वाले हैं। ऑटो फिर से चलना शुरू हो गया था। ऑटो चलने लगा था और न जाने क्यों मुझे चक्कर आने लगे थे। मुझे सब कुछ घूमता हुआ नजर आ रहा था और ऑटो के आते हुए झटके मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे भूकंप आ रहा है। ऐसा लगता था कि जैसे मैं गिरने वाली हूँ। मैं ऑटो को मजबूती से पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर न जाने क्यों मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था और फिर धीरे धीरे मेरी आंखें बंद होने लगी। मैं बेहोश हो चुकी थी और संभलते संभलते ऑटो की सीट पर ही लेट गई। उसके बाद क्या हुआ था ये मैं नहीं जानती। मैं न जाने कितने समय तक बेहोश रही थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं फिर से ऑटो में ही मौजूद थी और इस समय भी ऑटो चल रहा था। मेरा दिमाग दर्द से फटा जा रहा था। मैंने धीरे धीरे आंखें खोलकर देखा तो मुझे रोशनी नजर आ रही थी। मैंने ऑटो वाले से कहा कि अभी तक मासी का घर नहीं आया। मेरी बात पर उसने मुझे पीछे पलटकर देखा था और कहने लगा कि बस तुम्हारी मासी का घर आ ही गया, मैं यहाँ से थोड़ी दूरी पर तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम खुद अपनी मासी के घर चली जाना। उसकी बात सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी। मुझे याद आया कि मैं रात के समय ऑटो में बैठी थी और अब तो सुबह का सवेरा हो गया था। क्या मुझे मासी के घर पहुँचते पहुँचते इतना टाइम लग गया? मैंने देखा कि मेरे हाथ में पैसों वाला पर्स भी नहीं था और मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी क्योंकि मैंने कल से कुछ नहीं खाया था। मैंने कहा भैया अभी मासी के घर जाने में और कितना समय रह गया? तो उसने अपना ऑटो रोक दिया और कहने लगा कि तुम यहीं पर उतर जाओ, यहाँ से अपनी मासी के घर खुद चली जाना। मैं जैसे ही ऑटो से उतरी तो मुझे एक अजीब सी थकान महसूस होने लगी। मेरे शरीर में बहुत तेज दर्द हो रहा था और बहुत थकावट महसूस हो रही थी। न जाने मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। मैंने ऑटो से उतरकर चारों तरफ देखा तो ये जगह मुझे बिल्कुल भी जानी पहचानी नहीं लग रही थी। मैंने कहा कि ये तो मेरे मासी के घर का रास्ता नहीं है और तुमने मुझे कहाँ छोड़ा है? वो कहने लगा यही तुम्हारी मासी के घर का रास्ता है। वो ये कहते हुए अपना ऑटो स्टार्ट करने लगा था। तब मैंने उसकी शर्ट की आस्तीन पकड़ ली और कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो और मेरा पर्स कहाँ है? मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है, मेरा पर्स मुझे वापस कर दो। वो ऑटो वाला वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था मगर मैं उससे लड़ने लगी। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे ऑटो में बैठी हुई थी और मुझे न जाने कैसे नींद आ गई। चलो जल्दी से मेरा पर्स निकालो, मैं तो खुद घर से अपनी मम्मी के पैसे चुरा कर निकली थी। मुझे मासी के घर जाना है, तुमने मुझे मेरी मासी के घर भी नहीं छोड़ा। ये कहकर मैं उससे लड़ रही थी। वो बार बार कह रहा था कि पीछे हटो, मुझे जाने दो, ऐसा क्यों कर रही हो, भागो यहाँ से। मगर मैं तो लगातार उससे लड़ती चली जा रही थी और उससे अपने पैसे मांग रही थी। मुझे अपना होश भी नहीं रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर में फुर्ती नहीं है। मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। बार बार मेरी आंखों के सामने अंधेरा भी आ रहा था। शोर शराबे की आवाज से एक आदमी आया था जिसने मुझसे आकर पूछा कि क्या बात हुई है बेटा, क्यों झगड़ा कर रही हो, क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो। वो आदमी ढाबे का मालिक था क्योंकि जहाँ पर इस ऑटो वाले ने मुझे रोका था उसी जगह के ठीक सामने एक ढाबा बना हुआ था। मैंने सोच लिया था कि मैं वहाँ पर खाना खा लूंगी, मगर ये ऑटो वाला मेरा पर्स मुझे दे ही नहीं रहा था। मैंने कहा कि ये ऑटो वाला मुझे ना तो मेरी मासी के घर लेकर जा रहा है और ना ही मुझे मेरा पर्स दे रहा है। उस पर्स के अंदर 5,000 रुपए हैं,
मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मुझे उन पैसों से खाना खाना है और अपनी मासी के घर भी पहुंचना है। मैं अभी ढाबे के मालिक से बातों में लगी ही थी कि वो ऑटो वाला अपने ऑटो की रफ्तार तेज करके वहां से भाग गया। मैं उसे जोर जोर से आवाज देने लगी और मैंने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे मेरा पर्स तो वापस देते जाओ, चोर कहीं के। ना मुझे मेरी मासी के घर छोड़ा और मेरे पैसे भी चोरी कर लिए। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी। वो ढाबे का मालिक मुझसे कहने लगा कि चलो आओ, मैं तुम्हें अपने ढाबे में ले चलता हूँ, नाश्ता करवाता हूँ। तुम्हें बहुत भूख लग रही है ना? मैंने कहा हाँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। चलो अंकल। तो वो मुझे ढाबे में ले गया और उसने नौकर से चाय और पराठे बनाने के लिए कहा। उसने मुझे पेट भरकर नाश्ता करवाया। नाश्ता करने के बाद वो मुझसे पूछने लगा कि तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारी मासी का घर कहाँ पर है। तो मैंने उसे बताया कि मेरी मासी का घर हरदोई के नगर पालिका वाले रास्ते पर है, जबकि मेरा घर तो हरदोई से आधे घंटे की दूरी पर है। मेरी बात सुनकर ढाबे का मालिक कहने लगा, मगर ये तो हरदोई नहीं है और तुम इतनी दूर से अकेली इस ऑटो वाले के साथ आ रही हो, क्या तुम्हारे साथ कोई नहीं है? मैंने उन्हें बताया कि नहीं, मेरे घर वालों से झगड़ा हो गया था। मैं अपनी मासी से मिलने के लिए घर से अकेली ही निकल आई थी। मैं कल शाम के समय अपने घर से निकली थी। देखो ना अंकल, उस ऑटो वाले ने मुझे अभी तक मासी के घर नहीं पहुंचाया। रात से दिन निकल आया। मैं रात उसके ऑटो में बैठी थी और उसके ऑटो में बैठे बैठे ही सो गई। जब मेरी आंख खुली तो दिन निकल रहा था। वो चोर मेरे पैसे भी चुरा कर भाग गया। मेरी बात सुनकर ढाबे के मालिक को कुछ खटका सा महसूस हुआ था। ढाबे का मालिक चौंक कर कहने लगा, क्या तुम कल रात से इस ऑटो वाले के साथ हो और अब ये तुम्हें तुम्हारी मासी के घर छोड़े बिना ही यहाँ से भाग गया? मैंने कहा हाँ अंकल, मैं भी तो वही कह रही हूँ। ढाबे का मालिक कहने लगा, क्या तुम्हें रात के बारे में कुछ याद नहीं? मैंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ याद नहीं, बस मैं तो पानी पीने के बाद सो गई थी। मुझे बहुत प्यास लग रही थी। मैंने ऑटो वाले से कहा कि मुझे पानी चाहिए, तो वो न जाने पानी लेने के लिए कहाँ चला गया था। बहुत देर के बाद आया तो उसने मुझे पानी की बोतल दी। पानी पीने के बाद मैं गहरी नींद में सो गई। अब जब सुबह मेरी आंख खुली तो मेरा सर जोर जोर से चकरा रहा था। मुझे अपने शरीर में भी बहुत थकावट महसूस हो रही है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। अब आपने मुझे नाश्ता करवा दिया है ना, अब मैं आराम से अपनी मासी